अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमान भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे इमरान खान को पेरोल पे रिहाई का फैसला। क्या इमरान खान को पेरोल पे रिहाई मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? इसके साथ साथ जो इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान है, उनका प्लान बी इलेक्शंस के हवाले से क्या है, इस हवाले से बात करने से पहले मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवाता जाऊं। सऊद शाह रूहानी साहब उम्मीदवार हल्का NA 22 और PK 55 से हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और अनकरीब जो है वो ILF के जो है ये रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, और जो तहरीक इंसाफ के नए चेहरे हैं उनको लाने की भी ये बात करते हैं। इनसे बात करेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, जी बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। सबसे पहले रुकनी साहब, आपसे क्वेश्चन ये है कि खान साहब के मामू गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गए हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने भी दरख्वास्त दायर की कि पेरोल पे इमरान खान को रिहाई देनी चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान को पेरोल पे रिहाई मिल जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका बड़ा शुक्रिया। सवाल जो आपने पूछा है, बिल्कुल उनको रिहाई मिलनी चाहिए। आपने देखा कि हमारे मुल्क की एक रिवायात हैं और उस रिवायात के मुताबिक गुज़िश्ता सालों में नवाज़ शरीफ को हमने देखा, परवेज़ इलाही को देखा, बहुत से और सियासतदानों को देखा, और ये इनका हक़ है कानूनी तौर पे कि उनको पेरोल पे रिहाई मिले। अगर मिलती है तो एक बहुत अच्छा जेस्चर जो अभी रूल ऑफ लॉ में डेंट पड़े पूरे दुनिया के सामने, और हमारी जो एक इमेज है वो बड़ी डैमेज हुई कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है और पाकिस्तान में कानून की पासदारी नहीं है। तो अगर दे देते तो एक बहुत पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का जाएगा इंटरनेशनल मीडिया में। अगर तो नहीं देते तो जिस तरह एक तासुर बना हुआ है, तो वो और भी लोगों के जो गम और गुस्सा है और ख़ान साहब से लोगों की मोहब्बत है तो वो और भी ट्रिगर कर जाएगी। तो मेरे लिहाज से उनका हक है और उनको ये देना चाहिए। अच्छा साहब, आप नहीं समझते कि अभी जो फेवर है वो इमरान खान के हक में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया साइफर केस में, इसके अलावा जो गौहर अली खान हैं और एतजाज़ एहसन साहब हैं, उन्होंने भी ये फैसला किया कि जी हम जो है वो इंतखाबात के हवाले से, ख़ास तौर पे जो इंतखाबी निशान छीना गया है उसके हवाले से पेशावर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट पे दरख्वास्त दायर करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इस टाइम जो है वो अदलिया, चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इमरान खान को मासूम करार भी दे दिया, तो आप क्या समझते हैं कि इस टाइम अदलिया जो है वो इमरान खान के हक में है? देखिए, ये तो इमरान खान का एक आईनी और कानूनी हक है। हम गिला ये करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि वो मासूम है तो फिर उनको इतना ज़्यादा क्यों उनके साथ जुल्म, ज़्यादती, और इसी साइफ़र में, इसी तोशाखाना में फिर ये हमारे अदलिया का मैकेनिज़्म ठीक नहीं होगा शायद नीचे लेवल पर। फिर ये चीफ़ जस्टिस साहब को सोचना चाहिए कि अगर ये ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है, कि एक मुजरिम एक बंदे को, आम बंदे को आप मुजरिम पेश करके उसको जेल में डाल के उसको वही ट्रीटमेंट देते हैं जो एक मुजरिम की होती है, एंड एट द एंड हायर सुपीरियर कोर्ट्स पर कहती है कि नहीं ये मासूम है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मार्क है हमारी अदलिया के ऊपर। मैं नहीं समझता कि इमरान खान के साथ कोई नरमी की जा रही है। उसकी वजह यह है कि आज भी आप देखिए वही हालात है। पंजाब में हमारे उम्मीदवारों से जो है नॉमिनेशन पेपर छीने जा रहे हैं, उनके जो तस्दीक और तायीद के लोग हैं उनको उठाया जा रहा है, उनको किडनैप किया जा रहा है। तो अगर उनके केस में कुछ है ही नहीं तो उनको वो सज़ा कैसे देंगे? उनको गलत सज़ा तो दे नहीं सकते। ये सारा माजरा जो चल रहा है इसलिए चल रहा है कि खान साहब को जेल में अंदर रखा जाए, क्योंकि खान साहब की पॉपुलैरिटी अब उस पीक तक पहुंच गई है कि अब वो लीडर नहीं रहे, अब वो मुर्शिद बन चुके हैं लोगों के, और वो चीज़ इनको हॉन्ट करती है, इनको थ्रेट करती है। तो ये आप देखिए कि कितनी दफ़ा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि खान साहब को पेश किया जाए, लेकिन ये खान की एक झलक से, ये खान की एक तस्वीर से इतने डरते हैं कि ये उनको पेश नहीं कर रहे। नहीं, माज़रत यहाँ पे कर दूंगा। गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले जो कायम का हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म हैं माज़रत अनवर काकड़ साहब, उन्होंने भी एक बयान दिया जिसमें कहा है कि मेरी तरफ से या मैंने किसी को इंस्ट्रक्शंस मीडिया को खास तौर पे नहीं दी कि इमरान खान का या बयान या पिक्चर ना चलाएं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मीडिया भी इस वक्त
नहीं तो उसी टॉक शो में जो एंकर बैठे थे उन्होंने फिर ये सवाल क्यों किया कि इमरान खान की तस्वीर नहीं चल रही। ये तो कोई बाहर से सवाल नहीं आता, मीडिया पर्सन्स ने उनसे कहा कि सर हम तस्वीर या नाम इमरान खान साहब का नहीं ले सकते। अब अगर अनवारुल हक काकड़ साहब ये राय रखते हैं तो चाहिए कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, इस टाइम सेलेक्टेड है, लेकिन है तो सही ना, वो एक डायरेक्शन दे रिटर्न में कि भाई ये जो माजरा है ये इसको आप हल करें, वो दे सकते हैं। लेकिन ये सारे एक टैक्टिक्स हैं, वो ब्लेम अपने ऊपर लेना नहीं चाह रहे मीडिया के सामने जब वो आते हैं। और ऑन ग्राउंड सारे पाकिस्तान को पता है कि हो क्या रहा है, कितनी जुल्म, कितनी ज़्यादतियाँ, कितनी फिसाइयत चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद ही, मैं कहता हूँ कि मार्शल लॉ में भी किसी सियासी पार्टी के साथ इतना बुरा सलूक किया गया हो जितना इस हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके लीडरों के साथ हुआ है। केपी में फिर भी हमारे हालात, क्योंकि हमारे लोग डट के खान साहब के साथ खड़े हैं, और केपी मैं शायद समझता हूं कि वो समझते होंगे कि ये तो 11% टर्नआउट है तो ये हमें इतना ज़रूरी नहीं है। आप पंजाब में जाके देखें, पंजाब में तो लोगों के नक्शे निकाले गए हैं और जिसका नक्शे में एलडीए से 19-20 फ़र्क है और उसके घर जाके उसका घर गिरा देते हैं, 20-20 30-30 डाले उनके घर बेचते हैं। उनकी बहनों को, माओं को आपने देखा कि उस्मान डार साहब की वालिदा के साथ वो हमारे सब बहैसियत कौम हम उनको एक माँ की नज़र से देखते हैं और हम महसूस करते हैं कि उनके क्या जज्बात है। उनका जो दुपट्टा खींचा गया, उनकी जो इज़्ज़त ख़राब की गई, क्या ये हमारी बेइज्जती नहीं है भाई? लेकिन ये एक सवालिया निशान बिल्कुल बनता है चादर और चार दीवारी का, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। बतौर शहरी मैं इस टाइम उस्मान डार की या उनकी फैमिली की बतौर पीटीआई के वो रिप्रेजेंटेटिव है, ये नहीं बतौर शहरी बात करूंगा। बाकी ये हक बनता है कानून नाफिज करने वाले इदारों का कि हर पाकिस्तानी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सर, पीटीआई ने प्लान बी तैयार किया है, आप क्या समझते हैं कि प्लान ए में तो वही पुराने चेहरे थे, प्लान बी में क्या होगा? क्योंकि आपने और शेर अफजल मरवत ने इस पार्टी को एक दफा दोबारा से जिंदा कर दिया है, तो मुझे जरा कोई प्लान बी का बताएंगे कि अगर प्लान ए तो फेल हो चुका है, प्लान बी क्या है? देखिए, प्लान्स तो बताया नहीं करते जो, और प्लान बी नहीं है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं तो उसके मुताबिक हम रोज़ाना प्लान्स बनाते रहते हैं। लेकिन मेरी ज़ाती सजेशन खान साहब को भी है और अपने पार्टी के लीडरान को भी है, और बड़े फोरम्स पे मैं खुल के ये बात कर चुका हूँ कि चाहिए ये कि पीटीआई अब न्यू फेसेस को मौका दे, चाहिए ये कि पीटीआई अब ऐसे लोगों को मौका दे जो पार्लियामेंट में आके पार्टी के साथ साथ इस कौम का भी कुछ भला करें। आपने देखा कि हमारी, क्योंकि वोट खान का है, वोट खान की अमानत है, खान चाहे जिसको भी वो मौका दे, टिकट दे, उसने पार्लियामेंट जाना है। और इसकी वजह से आप देखें कि हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है कि इन सख्त हालातों में जब लोग कहते हैं कि इमरान खान का नाम कोई नहीं ले सकता, हमारी एक एक सीट पे 50-50, 70-70 दरखास्तें आई हैं। ये फॉर द फर्स्ट टाइम आई नोटिस्ड जब मैं अप्लाई कर रहा था कि 70-70, 80-80 बंदा अप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप सोचें कि लोगों को कितने यकीन है कि पीटीआई ने आना है दोबारा हुकूमत में। तो हमने यही सजेशन दिया है कि यंग लोगों को, एनर्जेटिक लोगों को, ख़ानदानी लोगों को, जिनके कपड़ों पे कोई दाग ना हो, और इस टाइम खान के साथ ये मौका है, क्योंकि खान को इस टाइम इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं थी। पहले आपने देखा कि उनकी मजबूरियाँ थी, परवेज़ खटक से थी, जो पाकिस्तान की सियासत को चलाने के लिए एक नॉर्मल जनरल रूल इस्तेमाल किया जाता है, वो खान साहब ने भी किया। लेकिन नाउ अगर खान साहब ये नहीं करते तो ये फिर हमारी ज़्यादती होगी अपनी कौम के साथ। बिल्कुल, आज थोड़े से फिगर भी अपने नाज़रीन को यहाँ पे शेयर करूंगा। बिल्कुल, आज मेरे पास कुछ ताज़ा तरीन फिगर्स आई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पूरे पाकिस्तान में जो उम्मीदवारान जिन्होंने कागजात की नामजदगी जमा करवाई है वो है 2205, और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो 970, बहुत कम तादाद में जमा करवाए गए हैं। यहाँ पे सबसे मेन बात करूंगा तहरीक इंसाफ की, 2734 उम्मीदवारान हैं जिन्होंने कागजात की नामजदगी जमा करवाई है। लेट्स सी, देखते हैं कि प्लान बी क्या खान का काम करता है क्या। जो इंतखाबात के हवाले से खान जिनको टिकट अनाउंस करेंगे, टिकट जारी करेंगे, क्या वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े होते हैं अगर ये मसाइल ना हो। शाह साहब, आपसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है। पीटीआई में तो आपने छलांग मार ली, एएनपी और हैदर खान होती के साथ आपने बड़ा अरसा गुजारा, बड़ा वक्त साथ रहा, एएनपी छोड़ने की वजह क्या आई? एएनपी मैं 2018 से डिसोसिएशन एएनपी से अपनी की थी,
और वजह ये थी कि मेरा बड़ा करीबी, मैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं 16 साल का था जब मैंने ANP जॉइन की, और हैदर ख़ान, असफंदियार ख़ान ने मुझे हमेशा ऐसी इज़्ज़त दी जैसे अपने बेटों को लोग देते हैं। तो मेरी उनके साथ नज़रियाती फिर मैं नहीं चल सकता था, क्योंकि जब एमल वली साहब, वो भी भाई हैं, वो जब सूबाई सदर बने तो जो मौरूसियत का और नेपोटिज़म का एक मेरा ख्याल था, और मुझे नहीं लगता था उस टाइम और आज भी नहीं लगता कि वो पार्टी लीड करने की पोजीशन में थे, उनकी वो मैच्योरिटी नहीं थी। और उस टाइम मैं चाहता था कि हैदर हूती लीड करे पार्टी को। तो जब वो एक सूबाई पार्टी है और एमल वली आ गया उनका सूबाई सदर, तो ऑटोमेटिकली उनका जो कंट्रोल था वो उनके पास आ गया। और आप ANP के लोगों से भी पूछे कि वो भी इतने खुश नहीं थे, इस अभी भी नहीं है, लेकिन मजबूरी है उनकी, वो कहते ठीक है। तो मैंने फिर डिसोसिएशन, क्योंकि ताल्लुक़ मेरा सबसे बहुत अच्छा था, और फिर मैंने ANP छोड़ दी 2018 में, क्योंकि मेरा प्रोफाइल चैरिटी वर्क्स में बहुत ज़्यादा था। मेरी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है दरमान के नाम से, तो मैंने फिर उसको टाइम देना शुरू किया, क्योंकि मकसद तो सियासत का यही था, लोगों की खिदमत करना, वो चाहे पॉलिटिक्स के ज़रिए हो, चाहे वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए हो। और फिर मैंने एक साल बाद जब खान साहब, मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि मैं खान की पार्टी में तब नहीं गया जब खान वज़ीर आज़म था, क्योंकि उस टाइम मुझे पता था कि उनको मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है। खान जब सख्ती में आया और खान जब अपोजिशन में आया, और यही अमल मैंने तब भी किया था जब मैं ANP में भी था, तो ANP अपोजिशन में थी, मैं हुकूमत में कभी नहीं गया पार्टी में। तो वो जब आए तो एक धरना था इधर, और मैं उस धरने में पीछे वो रबर बुलेट चल रही थी, और मैंने इधर D चौक में ही एक वीडियो पैगाम के ज़रिए पार्टी ज्वाइन की, एक ट्रेडिशनल तरीके से नहीं कि एक CM आए घर और वो सारे। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा भी कि आपने क्यों इस तरह एक काम किया, आपने अपना वेट लूज़ कर दिया आप पार्टी में। तब मैंने कहा अगर मुझ में कोई खूबी हुई और पार्टी के लिए मेरे कोई एफर्ट्स हुए तो मुझे डेफिनेटली वो जगह मिलेगी जो मैं चाहता हूँ। अगर नहीं हुए तो अगर मैं CM मेरे घर आ जाए, इमरान खान आ जाए, तो क्या फ़र्क पड़ता है? MA 22 सर, हैदर होती वर्सेस शऊद शाह रोहनी, क्या देखते हैं? हल्के की आवाम वही ट्रेडिशन की वजह से मजबूर होगी या एक यंग जनरेशन को मौका देगी? देखिए जी, लोग चेंज चाहते हैं, और चेंज तभी आता है कि जब कोई स्टेप लेता है। अब ये मेरा और हैदर हूती का मुकाबला नहीं है, ये इमरान खान और हैदर हूती का मुकाबला है। मैं बहैसियत इमरान खान के नुमाइंदा वहाँ मैंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं, और अभी इट्स टू अर्ली, क्योंकि टिकट्स फाइनल हो रहे हैं। तो खान साहब मुझे जहाँ हुक्म करेंगे तो मैं वहाँ पे, अगर वो कहते हैं इस सीट पे करें, मैंने एक दूसरी सीट के लिए PK 55 उसके लिए भी अप्लाई किया है, अगर खान साहब को मुनासिब लगता है तो, अगर वो मुझे वहाँ मौका देते हैं तो ये तो बात की बात है। जो पब्लिक पल्स की बात है, तो लोग चाहते हैं चेंज, और जाहिर सी बात है जो PDM की कारकर्दगी रही 16 महीने में, और लोग जितना गुस्सा हैं, तो अगर ANP कहती है कि हम PDM का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो इमरान खान के साथ भी हक के लिए खड़े नहीं हुए, जहाँ उनको बोलना चाहिए था वहाँ वो खामोश रहे, तो इसका मतलब ये कि वो भी उस गुनाह में शामिल हैं जिस गुनाह में PDM शामिल है। तो उनसे जाहिर सी बात है लोग उसका अपना करेंगे। और आप यकीन करें, मैंने जब से अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं, आपको मैं अपने हल्के लेकर जाऊंगा मर्दान, आप मेरे मेहमान होंगे वहाँ। आप सिर्फ लोगों का प्यार और लोगों का जज्बा और लोगों की वो एक अट्रैक्शन आप देखें तो आप कहेंगे कि ये तो अभी से डिसाइडेड हो गया है कि इसका क्या फैसला होगा। शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि टिकट्स के बारे में इमरान खान का विजन भी बहुत क्लियर है कि उन लोगों को टिकट दिया जाएगा जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन होंगे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि आया किस किस्म के लोग जो हैं वो सिलेक्ट किए जा रहे हैं टिकट्स के लिए? क्योंकि कहा जाता है जो भी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाता है यकीनन वो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड अपना रखता है, तभी वो पार्टी उसको कोई मौका देती। तो क्या अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या कोई टिकट परचेजिंग भी है इसमें? नहीं, देखिए खान साहब ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात की है कि एक कैंडिडेट को 2 टिकट नहीं मिलेंगे, एक फैमिली से 2 बंदों को टिकट नहीं मिलेंगे, जो पहले हुआ करता था। परवेज खटक की ड्राइवर की बीवी भी बिल्कुल, आज भी जैसे ख्वाजा साद रफीक की अलिया हो गई, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट्स खवातीन की अनाउंस हुई है, तो उसमें ताहिरा औरंगजेब, मरियम औरंगजेब और कुछ लोगों ने तो बल्कि ये भी कह दिया कि ये फैमिली लिमिटेड टिकट्स हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि
बेहतरी आएगी? फर्स्ट टाइम चांसेस जिनको दिया जाएगा, क्या वो इस काबिल हैं, अहलियत रखते हैं कि इक़्तिदार में आकर ईवान में बैठ के इस मुल्क और कौम का फ़ायदा और इस मुल्क के कौम के जो अफराद हैं, लोग हैं, उनकी भलाई कर सकें? मैं आपको बताता हूँ क्राइटेरिया। दूसरी बात ये कि करप्ट लोगों पे या करप्शन पे या जिन्होंने पैसा बनाया करप्शन के ज़रिए, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। ठीक है ना जी। अब देखना ये है कि हमारे दो इश्यूज़ हैं। हमारी एक तो है मदर पार्टी, जो वो लोग हैं जो 10-10 सालों से MPAs रहे, MNAs रहे, कुछ चले गए, कुछ अभी भी हैं पार्टी में। अब वो कह रहे हैं कि टिकट हमें दिया जाए, ठीक है। और एक तरफ हमारी ILF, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, हमारी जो लॉयर्स फोरम है, अब 9 मई के बाद जब ये सारे चले गए तो हमारी जो ILF है, लॉयर्स फोरम, वो फ्रंट लाइन पे आई। उन्होंने फिर इन MPAs MNAs की केसेस फ्री किए, फिर इनको रेस्क्यू किया, फिर रात के 3-3 बजे इनकी फैमिलीज़ को रेस्क्यू किया। और ख़ान साहब ने बोला भी था कि जो इस टाइम आके पार्टी को सर्वाइव करेगा, बेसिकली हम तो वो लोगों में हमारा शुमार होता है जिनने पार्टी को 9 मई के बाद फिर उठाया, जो एक बड़ा मुश्किल टास्क था। और वो लोग जो मदर पार्टी है वो कहते हैं कि 9 मई से पहले हमने पार्टी को चलाया। तो इस टाइम दो जो ग्रुप्स हैं उसकी बीच टिकट की वो चल रही है कि जो इंटरनल पार्टी में होती रहती है। इसके अलावा खान साहब जहां फिर हमारा ऐसा कोई बंदा नहीं है जो पुराने मदर पार्टी से हो या ILF से हो, और वहां हमें नज़र आता है कि कोई बड़ा क्लीन बंदा जिसको मौका नहीं मिला। इसमें मैं आपको एक दूसरी चीज़ भी बताता चलूँ कि ये परवेज़ खटक साहब जो थे या महमूद खान जो थे या जितने भी हैं, इन्होंने अपने हलकों में कोई अच्छे बंदों को आने ही नहीं दिया। जिसमें टैलेंट होता था उसको तो इन्होंने आने दिया। जो इनको यस सर और इनकी तरीक़ेकार पे चलते थे, इन्होंने कहा चलो इनको टिकट दिया जाए। अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि मैंने अभी 2 शमूलियतें कराई। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई PTI में, जब PTI से लोग जाने की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, तो उस टाइम मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई दाऊद खटक साहब की। वो हमारे नौशहरा से ज़िली नाजिम थे और GUI की बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। उनके भाई कोर कमांडर रह चुके हैं और उनको मौका नहीं परवेज़ खटक दे रहा था, क्योंकि परवेज़ खटक को पता था कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है। तो जब वो PTI में थे तो सबसे पहले काम जो मैंने किया, मैंने दाऊद खटक साहब को पार्टी में शामिल कराया। उस पे पार्टी से इंटरनल बड़ी मुझ पे वो हुई कि आपने रीजन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, हम नए बंदों को हम टिकट नहीं देते, ये वो। लेकिन आई स्टिल स्टैंड ऑन माई पॉइंट कि फिर इन लोगों को जब वो लोग, फिर तो ये ऐसे ही हुआ कि PTI के जो इंटरनल लोग हैं, इन्होंने खान के वोट को कब्जा किया हुआ है। ये खुद एक कब्जा ग्रुप है, क्योंकि इनकी अपनी कोई कारकर्दगी तो है नहीं। वोट खान का है और सीट वही है जो एक। बिल्कुल, देखते हैं कि अब इमरान खान जो है क्या फैसला करते हैं टिकट्स के हवाले से। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आने वाले उम्मीदवार हम जो PTI की जानिब से होते हैं तो वो मुल्क और कौम की बेहतरी चाहेंगे। सर शॉर्टली यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त भी थोड़ा सा कम रह के आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। नवाज शरीफ की मुकम्मल पाकिस्तान वापसी हुई, लॉन्च किया गया मीनार पाकिस्तान में जलसे के बाद, तो उस वक्त एक हवा यही लग रही थी कि बिल्कुल नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ला दिया गया है, नेक्स्ट वजीर आजम वही होंगे। लेकिन अभी जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही हैं उसमें आप क्या समझ रहे हैं कि क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो जाएंगे? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो मुझे दूर दूर तक नज़र कोई नहीं आ रहे, क्योंकि जो आपकी इंटरम गवर्नमेंट होती है तो बेसिकली वो इसलिए लाई जाती है कि वो ये इंश्योर करे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। तो वहाँ KP में आपने देखा एक इंटरव्यू सलीम साफ़ी साहब के साथ आया, किसी ने कहा मेरे 3 मिनिस्टर हैं, किसी ने कहा मेरे पॉलिटिकल पार्टी की लीडर्स ने बोला। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की ही वो हुकूमत थी तो वो कैसे इंश्योर करते कि PTI के लिए एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ग्राउंड हो। इधर आप अनवारुल हक काकड़ साहब हैं और उनकी एक टीम है वो बैठी हुई है, उस पर तो मैं कमेंट ही नहीं करता। वो आपको पता है कि किस तरह वो एक पार्टी के सेनेटर थे। वो फिर किस पार्टी के सेनेटर थे? बाप पार्टी के सेनेटर थे। बाप पार्टी की वो सारा एक्सरे कौम के सामने है कि वो किस तरह आई, कौन थे वो लोग। अब वो सारे नून लीग में शामिल हो गए। अब आपके इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो वो सारे कौम को नज़र आ रहा है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन हमारा बिलीफ ये है कि डेमोक्रेसी ही हल है लोगों के मसले हल करने का। ये अवाम
की मर्जी है और आवाम का हक है कि वो किसको अपना नुमाइंदा चूज़ करते हैं। अगर वो खान के पीछे हैं और ख़ान की विज़न को मानते हैं तो ख़ान की विज़न के कोई कमालात तो होंगे ना, कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब का नज़रिया क्यों नहीं बिक रहा, जरदारी साहब का नज़रिया क्यों नहीं बिक रहा, फजल रहमान साहब का नज़रिया क्यों नहीं बिक रहा। सवाल ये है कि ख़ान का नज़रिया क्यों बिक रहा है। ख़ान ने कुछ किया होगा इस कौम के लिए और कौम को कोई होप नज़र आ रही होगी ख़ान के लीडरशिप में। तो इंशाअल्लाह हालात जिस तरह भी हो, जमहूरियत की खातिर, सुप्रीमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ की खातिर, आइन की बालादस्ती की खातिर, हम हमारे साथ जिस तरह से लोग भी हो, हम इलेक्शन करेंगे कि इस मुल्क में जमहूरियत की रिवायत को जिंदा रखा जाए। बहुत शुक्रिया सऊद साहब। जी बिल्कुल, जमहूरियत वाकई जिंदा रहनी चाहिए। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन पे इस टाइम एक सख्त वक्त है कि आने वाले इंतखाबात को कैसे फ्री एंड फेयर ट्रायल के साथ मुकम्मल किया जाए। प्रोग्राम से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।